हाय, दिस इज गीतांजलि। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 को। देखिए, जिस एक्ट को हम पहले कहते थे इंडियन पीनल कोड, अब वो रिपील हो गया है और उसकी जगह आया है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि इफेक्ट में आएगा, यानी कि लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। अब यहाँ पे इस एक्ट के चैप्टर 1 में दी गई हैं डेफिनेशंस, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 डील करता है पनिशमेंट से, और इस एक्ट को स्टार्ट करने के साथ साथ हम कंपेयर करते जाएंगे इसको आईपीसी के साथ। अगर आप पनिशमेंट का आईपीसी का सेक्शन देखेंगे तो आईपीसी में पनिशमेंट का चैप्टर था चैप्टर नंबर 3, और सेक्शन से डील होते थे 53 से लेकर 75 तक। वहीं भारतीय न्याय संहिता में पनिशमेंट दिया गया है चैप्टर नंबर 2 में, और ये डील करता है सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन नंबर 13 तक। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है कि अब तक अगर हम एग्जाम देखें तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता था कि आईपीसी में कितनी पनिशमेंट्स हमें दी गई हैं सेक्शन नंबर 53 में, तो वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अब पूछा जाएगा कि कितनी पनिशमेंट हमें सेक्शन नंबर 4 में दी गई है। तो सेक्शन नंबर 4 जो कि डील करता है पनिशमेंट से, यहाँ पर टोटल 6 पनिशमेंट दी गई हैं, जिसमें पहली है डेथ, दूसरी है लाइफ इम्प्रिजमेंट, थर्ड है इम्प्रिजमेंट जो कि रिगेरियस हार्ड लेबर के साथ या फिर सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके साथ नेक्स्ट पनिशमेंट जो यहाँ पर दी गई है वो है फाइन की, और नई पनिशमेंट जो ऐड की गई है वो है कम्युनिटी सर्विस की। अब कम्युनिटी सर्विस क्या है, ये जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा एक्ट, तो हम देखेंगे कि किस तरह की पनिशमेंट कोर्ट इनके ऊपर इम्पोज करती है कम्युनिटी सर्विस में। अब जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कम्युनिटी सर्विसेज में किस तरह की पनिशमेंट हो सकती है। जिनका भी आंसर बेस्ट सूटेड होगा उस आंसर को मैं पिन कर दूंगी। उसके नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 5, जो कि डील करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस से। अगर हम इस सेक्शन को आईपीसी से कंपेयर करें तो आईपीसी में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस हमें दिए गए थे सेक्शन नंबर 54, 55 में, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन 55A में। अब ये तीनों जो सेक्शन है ये एक ही सेक्शन में डाल दिए गए हैं, और किस तरीके से क्या चीज लिखी गई है, यानी सेंटेंस किस तरीके से कम्यूट होगी, उसे डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं यहाँ पे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, यानी ऑफेंडर से बिना कंसेंट के उसकी सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी 474 ऑफ जो सीआरपीसी था पहला, उसके नए एक्ट में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कम्यूटेशन के, उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहां सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है। अब बात आ जाती है कि आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसे कहेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये बात की हुई है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि जहां पर डेथ सेंटेंस है या फिर लॉ की पावर यूनियन के पास है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कम्यूट करेगी। दूसरा ये कहते हैं कि जहां पर सेंटेंस डेथ भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, पर पावर जो है लॉ की वो स्टेट के पास है, तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी, और ऑफेंडर की सेंटेंस को कम्यूट करने की पावर उस गवर्नमेंट के पास होगी। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, सेक्शन 5 कहता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर उसकी सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं सेक्शन 474 के अकॉर्डिंग। अब बात आ जाती है कि सेक्शन 474 आखिर कहता क्या है। तो अगर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 474 को देखोगे तो सेक्शन 474 में कहा गया है कि सेंटेंस किस तरीके से कम्यूट होगी। यहाँ ये कहते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कम्यूट कर सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट को नॉट लेस देन 7 years में कम्यूट कर सकती है, यानी कम से कम 7 साल तो
ठीक है, और 7 साल से ज्यादा भी हो सकता है। और जहां पर नॉट लेस देन 7 ईयर्स की सजा है, यानी 7 या 7 से ज्यादा साल की सजा है, तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉट लेस देन 3 ईयर्स तक के लिए कम्यूट कर सकती है। जहां पर सेंटेंस नॉट मोर देन 7 ईयर्स है, यानी 7 ईयर्स तक है, तो उस केस में फाइन तक कम्यूट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, फाइन तक कम्यूट कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और जहां पर रिगेरियस इम्प्रिजमेंट है, तो रिगेरियस इम्प्रिजमेंट को सिंपल इम्प्रिजमेंट किसी भी टर्म के लिए जितना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लगता है उस ऑफेंस के लिए उतना वो कम्यूट कर सकती हैं। आई होप कम्यूटेशन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 है भारतीय न्याय संहिता का फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। देखिए फ्रैक्शन आईपीसी में, जब हम आईपीसी पढ़ते थे वहां पर भी फ्रैक्शन के लिए कहा गया था कि लाइफ इम्प्रिजमेंट को जब भी फ्रैक्शंस कैलकुलेट होंगे तो वो 20 ईयर्स कैलकुलेट किए जाएंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ भारतीय न्याय संहिता में है कि जहां पर भी फ्रैक्शन आएगा वहां पर लाइफ इम्प्रिजमेंट इज इक्विवेलेंट टू दी 20 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 7 जो कि डील करता है सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रिगेरियस और सिंपल। यानी कि जब भी सेंटेंस दी जाएगी तो उसके अंदर कुछ पार्ट सिंपल, कुछ पार्ट रिगेरियस, या पूरी सिंपल या पूरी रिगेरियस हो सकती है। जैसा भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, कोर्ट उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस डिस्क्रिप्शन की सेंटेंस होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आ जाता है वो है सेक्शन नंबर 8 जो कि डील करता है अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन से। अब यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 8 है, इस सेक्शन नंबर 8 में सारी चीजें बता दी गई हैं कि डिफॉल्ट हुआ तो कितनी पनिशमेंट होगी, किस अमाउंट के लिए कितने महीने तक होगी, 6 साल का जो प्रोविजन है उसके लिए क्या होगा। ये सारे प्रोविजन जब हम आईपीसी पढ़ते थे वहां पर ये सभी सेक्शंस हमें दिए गए थे सेक्शन नंबर 63 से लेकर 71 तक। अब यहाँ पर ये सारे सेक्शन एक ही सेक्शन में डाल दिया गया है सेक्शन नंबर 8 में। तो सेक्शन नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 का जो मार्जिनल नोट है वो है अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। यहाँ पे जो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 है ये कहता है कि जब भी फाइन कोर्ट लगाएगी तो उसके लिए अगर एक्सप्रेस नहीं किया गया, नहीं बताया गया कि फाइन कितना इस ऑफेंस के लिए लगेगा, यानी उस ऑफेंस के लिए कोई लिमिट नहीं बताई गई है फाइन की, तो कोर्ट अगर फाइन का अमाउंट एक्सप्रेस्ड नहीं है तो कितना भी अनलिमिटेड भी फाइन लगा सकती है, पर ये फाइन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये कहा गया है सबसेक्शन 1 में। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 में ये कहते हैं कि जहां पर पनिशमेंट जो ऑफेंस की दी गई है वो इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन हो, या फिर उस ऑफेंस की पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट और फाइन हो, और उस केस में उस इम्प्रिजमेंट के साथ अगर फाइन दिया गया है और फाइन अगर पे नहीं किया जाता है तो उसके लिए उसे और इम्प्रिजमेंट काटनी होगी। वो इम्प्रिजमेंट इन एक्सेस ऑफ दी ओरिजिनल इम्प्रिजमेंट होगी। यानी कि मेन ऑफेंस के लिए अगर 3 साल है और इन डिफॉल्ट अगर उसने किया तो 2 महीने 3 महीने जितना भी अंदर रहेगा, तो ये 2-3 महीने उस मेन इम्प्रिजमेंट से इन एक्सेस होगा, यानी वो भी उसको काटनी ही पड़ेगी, वो एडजस्ट नहीं होगा। ये बात की गई है सबसेक्शन 2 में। उसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 में ये कहते हैं कि जो भी फाइन कोर्ट ने इम्पोज किया, कोर्ट ने जब फाइन लगा दिया तो ऑफेंडर उस फाइन को अगर पे नहीं करता है तो इन डिफॉल्ट उसे इम्प्रिजमेंट मिलेगी। अब ये जो इम्प्रिजमेंट होगी ये 1/4 ऑफ द मैक्सिमम ऑफेंस की जो पनिशमेंट है उससे ज़्यादा नहीं होगी। क्या कि मान लीजिए जो ऑफेंस उस ऑफेंडर ने किया था उसकी पनिशमेंट थी 3 साल, ठीक है। अब इन डिफॉल्ट अगर कोर्ट को उसको पनिशमेंट देनी है तो 3 साल को अगर हम मंथ्स में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 36 महीने। 36 महीने का 1/4 कितना हुआ 9 महीने, यानी कि 9 महीने से ज़्यादा उसको इन डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट नहीं मिलेगी। ये बात की गई है सबसेक्शन 3 में। ये चीज़ हम पुराना आईपीसी में भी पढ़ते थे, ये वही चीज़ है। अभी तक कोई ऐसा
एज सच चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इन डिफॉल्ट जो उसने फाइन पे नहीं किया, फाइन पे ना करने पे जो उसको इम्प्रिजमेंट होगी वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, यानी कोर्ट उसे बताएगी कि सिंपल है या रिगेरियस है। और अब यहाँ पे सबसेक्शन 4 में नई चीज क्या है कि सबसेक्शन 4 में ये कहते हैं कि अगर उसने फाइन पे ना किया हो या कम्युनिटी सर्विस जो नई इम्प्रिजमेंट उसके ऊपर लगाई गई है, नई पनिशमेंट जो ऐड की गई है, अब मान लीजिए किसी ऑफेंडर को कम्युनिटी सर्विसेज की पनिशमेंट मिली है, तो अगर वो कम्युनिटी सर्विसेज में डिफॉल्ट करता है या फिर फाइन दिया गया था फाइन पे नहीं करता है, तो इस केस में जो भी उसको इन एक्सेस इम्प्रिजमेंट होगी वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन जो आ जाता है वो है सबसेक्शन 5। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म और कैलकुलेशंस दी गई हैं और एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये सबसेक्शन 5 में कहते हैं कि अगर कोई ऑफेंस जिसमें इम्प्रिजमेंट विद फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विसेज हैं और उस केस में फाइन इम्पोज हुआ या कम्युनिटी सर्विसेज इम्पोज हुई और ऑफेंडर ने या तो फाइन पे नहीं किया या कम्युनिटी सर्विसेज नहीं दी, तो इस केस में जो इम्प्रिजमेंट होगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, पर उसके लिए कोई एक लिमिट सेट कर दी गई है 3 क्लोजेस में। यहाँ ये क्या कहते हैं कि ये जो कम्युनिटी सर्विसेज ना देने पर या फाइन पे ना करने पर 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा उस केस में जहां पर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5000 है। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि कोर्ट ने फाइन इम्पोज किया 4000 यानी नॉट एक्सीडिंग 5000, तो इस केस में 2 मंथ से ज़्यादा की इन डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट नहीं हो सकती। दूसरा ये कहते हैं जहां पर फाइन का अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10,000 है उन केसेस में 4 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेट्स से कि जो अमाउंट कोर्ट ने फाइन का इम्पोज किया वो 8000 था, यानी 5000 से ज़्यादा है पर 10,000 से ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में 4 मंथ्स तक हो सकता है पर 4 मंथ से ज़्यादा नहीं। और तीसरा कहते हैं कि इसके अलावा कोई भी केसेस है, यानी 10,000 से ऊपर का कहीं पर भी फाइन है, तो उस केस में जो इम्प्रिजमेंट होगी वो नॉट मोर देन 1 ईयर, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये डाटा, ये चार्ट हमें दिया गया है सबसेक्शन 5 में। उसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 6 पर। अब सबसेक्शन 6 में कहते हैं कि कोर्ट ने इन डिफॉल्ट जो इम्प्रिजमेंट दे दी है, अब इम्प्रिजमेंट दे दी, इम्प्रिजमेंट में अगर वो अमाउंट पे कर देता है तो जैसे ही वो अमाउंट पे कर देगा तब उसकी इम्प्रिजमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, फाइन के लिए ही इम्प्रिजमेंट दी गई है, जैसे ही फाइन पे करेगा जो इम्प्रिजमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद इसका जो सब क्लोज बी है उसमें कहा गया है कि अगर एक पोर्शन उसने पे करा है तो जितना पोर्शन उसने पे किया है उतना एडजस्ट होकर उसको जो इम्प्रिजमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब इस चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया गया है मैं आपको समझा देती हूँ, पर मेरे हिसाब से जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 6 के बाद जो एग्जाम्पल दिया गया है, मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल में गलतियाँ हैं। हम इस एग्जाम्पल को भी समझते हैं और फिर क्या गलती मुझे लगी मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मुझे गलती लग रही है क्या वो गलती है या फिर ये सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सेक्शन 6 में इलस्ट्रेशन दी गई है वो इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया है कि ए को 1000 रुपये का फाइन हुआ और अगर इसने ये अमाउंट पे नहीं किया तो इसे 4 महीने की सज़ा होगी। अब इसने ये 1000 रुपये पे नहीं किया तो इसको इम्प्रिजमेंट हुई 4 मंथ्स की, यानी 4 मंथ्स को अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो 1 महीने का कितना बना 250 रुपया। तो इसने 750 रुपये पे कर दिए 1 महीने से पहले। 1 महीने से पहले उसने 750 रुपये पे कर दिए तो इमीडिएटली 1 महीने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इमीडिएटली नहीं, 1 महीने के बाद, क्योंकि 250 रुपये तो अभी भी रहते हैं, तो 250 रुपये इज इक्वलेंट टू दी 1 मंथ, तो कम से कम 1 महीना तो उसे जेल में रहना ही पड़ेगा ना, तो 1 महीने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अगर वो ये 750 रुपये 1 महीने के बाद पे करता, यानी 1 महीने का जो 250 रुपये बना उस 250 रुपये के लिए वो जेल में रह लिया, अब बच गए 750 रुपये 3 महीने के।
1 महीने के बाद उसने 750 रुपये पे कर दिए। जैसे उसने 750 रुपये पे किए, इमीडिएटली उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब मेरे हिसाब से ये इलस्ट्रेशन गलत क्यों है, क्योंकि हमने सबसेक्शन 5 में पढ़ा कि नोट एक्सीडिंग 5000 के लिए कोर्ट नोट एक्सीडिंग 2 मंथ्स दे सकती है, और एग्जाम्पल में 1000 रुपए के लिए 4 महीने दे दिया गया है। तो 4 महीने तो कोर्ट दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये अमाउंट 5000 से ज़्यादा तो है ही नहीं। तो 5000 तक के लिए तो कोर्ट यहाँ पर 2 महीना दे सकती थी। तो इसलिए ये इलस्ट्रेशन मेरे हिसाब से गलत है। अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल किस तरीके से सेट हम कर सकते थे, हम यहाँ पर 4000 रुपये ले सकते थे और 2 महीने की सज़ा ले सकते थे। हम यहाँ पर 5000 रुपये ले सकते थे और 2 महीने की सज़ा ले सकते थे। क्योंकि एज पर सबसेक्शन 5 का क्लोज ए जो है उसमें यही दिया गया है कि नॉट एक्सीडिंग 5000 के लिए हम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स दे सकते हैं। तो हम 2 महीने से ज़्यादा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना 5000 से ज़्यादा अमाउंट के लिए। तो हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए कोर्ट ने 4000 रुपये इम्पोज किए और ये बोला कि अगर आप इस 4000 को पे नहीं करोगे, आपको 2 महीने के लिए जेल में भेजा जाएगा। तो अब यहाँ पे आप फ्रैक्शन कर लो, 4000 को 2 महीने के हिसाब से क्या हुआ, 1 महीने का 2000 रुपये। अब जैसे ही वो कस्टडी में गया, उसने 2000 रुपये पे कर दिया। अब 2000 रुपये पे किया है, पर 1 महीने का 2000 रुपये तो अभी भी पेंडिंग है। तो उस 1 महीने के लिए अभी उसे कस्टडी में रहना पड़ेगा। जैसे ही 1 महीने की कस्टडी होगी, 2000 रुपये पहले वो दे चुका है, अब वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब 1 महीने के बाद अगर वो 2000 रुपये देता है तो वो इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल सेट कर लें कि 5000 रुपये कोर्ट ने फाइन इम्पोज किया और बोला इन डिफॉल्ट करोगे तो 2 महीने की सजा होगी, क्योंकि यही हो सकता है प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे इसके फ्रैक्शन करें तो 2 महीने के हिसाब से 5000 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 महीने का बना 2500 रुपये। तो 2500 रुपये कस्टडी में जाते ही पे कर देता है। 5000 रुपये पे किए तो तभी के तभी छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा अमाउंट ही यही है। अगर उसने मान लीजिए 2500 रुपये पे किया तो 2500 के हिसाब से 2500 का भी 1 महीना तो अभी भी बाकी है, 1 महीना वो कस्टडी में रहेगा। तो इसके हिसाब से दिन के आप फ्रैक्शन करोगे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो इम्प्रिजमेंट हो उसको टर्मिनेट करोगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है सबसेक्शन 6 के बाद। आप इस एग्जाम्पल को पढ़िए और फिर बताइए कि जो मैं सोच रही हूँ मेरे हिसाब से ये इलस्ट्रेशन गलत क्यों है, क्या मेरा ओपिनियन सही है। आपका ओपिनियन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद आ जाते हैं हम सबसेक्शन 7 के ऊपर। सबसेक्शन 7 में कहते हैं कि फाइन या फिर फाइन का कोई पार्ट जो अभी तक अनपेड है, उस केस में वो फाइन या वो पार्ट उस पर लगाया जा सकता है विद इन 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेंटेंस। क्या यहाँ सेंटेंस पास हुई, इस टाइम से उसके ऊपर फाइन लगाया गया था, उसने फाइन नहीं पे किया, तो फाइन का इन डिफॉल्ट कब तक उसके ऊपर लगा सकते हैं, जब से सेंटेंस हुई वहाँ से लेकर 6 साल तक कभी भी। अब मान लीजिए उसको सेंटेंस ही 6 साल से ज़्यादा हुई है, 10 साल की हुई है, तो इस केस में जितनी भी सेंटेंस हुई है उससे पहले कभी भी, अगर मान लीजिए 2 साल की हुई थी तो 6 साल तक कभी भी, अगर 6 से ज़्यादा हुई है तो जितने टाइम की सेंटेंस हुई है उस टाइम में विद इन दैट टाइम कभी भी उसके ऊपर ये फाइन जो है और उस फाइन का इन डिफॉल्ट दोबारा उसके ऊपर लगाया जा सकता है। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर ऑफेंडर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ से उसकी ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी से उसके डेट लीगली रिकवरेबल किए जा सकते हैं वो प्रॉपर्टी उसकी लायबल होगी इस फाइन के लिए, यानी उसकी डेथ से वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। आई होप भारतीय न्याय संहिता की हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप अगर हमारे पेड कोर्सेज, पेड सर्विसेज या इंटरेक्टिव सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।